हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ठीक है। और ऑर्गेनिक जो आपका है केमिस्ट्री, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम लोग कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि कार्बनिक यौगिक की प्रथम खोज किसने की, कहाँ से की, कैसे हुई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं कार्बनिक रसायन से। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बनिक रसायन। बेटा, कार्बनिक रसायन में सबसे पहले शब्द आ रहा है कार्बनिक यौगिक। देखिए, जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों को मुख्यतः दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक होता है अकार्बनिक यौगिक और एक होते हैं हमारे कार्बनिक यौगिक। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे भैया? इसको बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिकों की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कार्बनिक यौगिक, तो आइए शुरुआत करें इसी चीज से, कार्बनिक यौगिक। देखो यारों, प्रारंभ में ये कहा गया कि कार्बनिक यौगिक कौन? कार्बनिक यौगिक जैसे शब्दों से ही समझ में आता है, कार्बनिक यौगिक का अर्थ होता है कि भैया वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। प्रारंभ में ये चीज़ें बात थी कि भैया जिसमें कार्बन वो कार्बनिक यौगिक। लेकिन जल्दी ही ये अवधारणा गलत साबित हुई। क्यों? क्योंकि कार्बनिक यौगिक, बेटा कार्बनिक यौगिक में तो जैसे हम लोग बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी कार्बन है। क्या ये कार्बनिक यौगिक है? नहीं, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये अकार्बनिक यौगिक है। यानी ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक है। अगर हम लोग बात करें सोडियम साइनाइड, मेरे बच्चों इसमें भी कार्बन है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं। तो फिर यार कार्बनिक यौगिक के बारे में अगर हम बात करें कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो कार्बनिक यौगिक हम किसे कहेंगे मेरे बच्चों? तो कार्बनिक यौगिक हम लोग किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक हम किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं मेरे भाई हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। अब ये तो वाली बात हो गई कि भैया यहाँ से गिरे वाट के, ठीक है ना। तो अब बात दरअसल ये है कि भैया कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कि कार्बनिक यौगिक बोलते किसे हैं? अब कार्बनिक यौगिक, बेटा ठीक है, बात समझ में आ गई, हाइड्रोकार्बन हाइड्रो के व्युत्पन्न। लेकिन अब ये हुआ हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो जैसे शब्दों से ही समझ में आना चाहिए। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है बेटा कि कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक। कार्बन वह हाइड्रोजन से बने यौगिक, ये कार्बनिक यौगिक। आप कहें सर कैसे? जैसे मैं बात करूं मैथेन, ठीक है, आगे सब चीज़ें बताऊंगा इसको मैथेन क्यों कहते हैं। मैं बात करूं एथेन, अरे मैं बात करूं यार आपके लिए यहाँ पर एथीन। अगर हम बात करें बेंजीन, ये सारे क्या हैं? कार्बनिक यौगिक हैं, क्योंकि ये क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन कौन होता है? हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक। अब सवाल उठता है कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न किसे कहते हैं? बच्चों, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न किसे कहेंगे? देखिए, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न उन कार्बनिक यौगिकों को कहेंगे जिनमें हाइड्रोजन के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या समूह जोड़ दिया जाए। ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को यदि अन्य परमाणु या समूह के द्वारा विस्थापित या प्रतिस्थापित किया जाए, कर दिया जाए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। आपको गुरुदेव थोड़ा सा उदाहरण दे दें। उदाहरण ये हुआ, मैथेन CH4 होता है बेटा, एक हाइड्रोजन को हटाकर एक क्लोरीन जोड़ दी, तो ये हो गया मेरा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। मेरे बच्चे एथेन CH3 ये होता है। अगर मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन की जगह पर अगर मैंने एक OH जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया मेरा कार्बनिक, ये कार्बनिक यौगिक यानी हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न।
लेकिन अब ये भी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन को हटाओ, एक से अधिक हाइड्रोजन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। जैसे कि आपको साहब जैसे उदाहरण दीजिए, जैसे मैं कहूँ क्लोरोफॉर्म, 3 हाइड्रोजन को 3 क्लोरीन से विस्थापित किया गया, तो ये भी कौन हो गया, ये हुआ हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, यानी कौन हुआ, कार्बनिक यौगिक। तो यारों कार्बनिक यौगिक की पहचान करना आपको सबसे पहले आना चाहिए कि कौन से यौगिक हमारे कौन से यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये बातें हम लोगों को आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उम्मीद है ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। और इनके अलावा जितने भी यौगिक होते हैं, जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम साइनाइड अन्य यौगिकों के बारे में बोला, ये सब क्या है, ये है मेरे बच्चों आपके अकार्बनिक यौगिक। यहाँ तो बात समझ में आ गई हूँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ें। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग इसके इतिहास पे चले जाएं। देखो कार्बनिक यौगिकों के बारे में सबसे पहले जो बातें की, चर्चा की, जिसके बारे में सबसे पहले कहा गया, वो कहा गया वर्जिलियस ने। वर्जिलियस ने कार्बनिक यौगिकों के बारे में सबसे पहले कहा, सबसे पहले वर्जिलियस ने चर्चा की। किसने की साहब, वर्जिलियस। बेटा ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके कंपटीशन लाइन में, वर्जिलियस विर्जिलियस उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वर्जिलियस ने कार्बनिक यौगिकों के बारे में सबसे पहले कहा, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों को जीव जंतु और वनस्पतियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि कार्बनिक यौगिकों को जीव जंतुओं या वनस्पतियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या जाता है। इन्हें मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में नहीं बनाया जा सकता। ये बातें कही वर्जिलियस ने सबसे पहले। वर्जिलियस एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, तो इनके बारे में उसकी धारणा को ये मान लिया गया, और वर्जिलियस की इस धारणा को कहा गया, ये वर्जिलियस की इस धारणा को कहा गया बेटा जैव शक्ति सिद्धांत। इसे कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत। ये वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत था। चूँकि ये बात बहुत बड़े साइंटिस्ट ने की थी, बहुत लंबे समय तक ये बात चलती रही, लेकिन हुआ ये कि कोई वोहलर बोलता है, कोई वोलर बोलता है, उससे परेशान ना हो। वोलर और उसके कुछ सहयोगियों ने एवं सहयोगियों ने, कुछ सहयोगी या वोलर, मेन तो आपके वोलर की बात चलेगी, जो कि वर्जिलियस का ही शिष्य था, उसने इस जैव शक्ति सिद्धांत को समाप्त कर दिया। तो किसने जैव शक्ति सिद्धांत को समाप्त किया भैया? सिद्धांत किसने को समाप्त किया? जैव शक्ति सिद्धांत को समाप्त करने का कार्य कौन ने किया? समाप्त करने का कार्य किसने किया? वो किया सर वोलर ने। और कैसे किया? वोलर ने एक प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका नाम यूरिया है, उस यूरिया को प्रयोगशालाओं में बनाया। ठीक है, कैसे किया साहब? इन्होंने यूरिया का निर्माण किया प्रयोगशाला में, और इस तरह से वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत समाप्त हो गया। ठीक है, अब बेटा इस यूरिया को हम लोग बनाते कैसे हैं, इसको हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं? अमोनियम साइनेट को गर्म किया जाता है, और अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया जाता है तो अमोनियम साइनेट को गर्म करने से क्या बनता है सरकार? यूरिया। तो यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक था, प्रथम कार्बनिक यौगिक। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, कंपटीशन लाइन में बहुत पूछी जाती है। प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया वो कौन सा था? वो था भैया आपका यूरिया।
तो वोलर ने यूरिया का निर्माण प्रयोगशालाओं में किया, जिससे कि इसका जो वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत था ये समाप्त हो गया। किसके द्वारा किया गया? अमोनियम साइनेट को गर्म करके किया था। और बेटा ये अमोनियम साइनेट कहाँ से प्राप्त होता है? क्योंकि कई कंपटीशन लाइन में अमोनियम साइनेट ना देकर आपके इसके प्रारंभिक यौगिकों को दिया जाता है, और वो था सर अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनेट को गर्म करने से बनता है अमोनियम साइनेट, एंड देन अमोनियम साइनेट से बनता है आपका यूरिया। इस तरह से आपका वर्जिलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत था, जो लंबे समय तक चला, उसको समाप्त कर दिया वोलर ने। और उसके बाद तो आज आप जानते ही हो कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशालाओं में और उद्योगों में बनाया गया है। आज हम जितने भी पॉलीमर्स देखते हैं हमारे चारों तरफ, जितने भी पॉलीमर्स आप प्लास्टिक, रबड़, ठीक है, जो भी कागज़ वगैरह का आप इस्तेमाल करते हो, वो सारे के सारे पॉलीमर हमारे कौन है? कार्बनिक यौगिक हैं। और ये कार्बनिक यौगिक जो हैं ये बहुत 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 हमारे लिए उपयोगी है। इनके बिना हमारा कार्य चल भी नहीं सकता है। तो ये था हमारा कार्बनिक यौगिकों के लिए कुछ इतिहास की बातें, और इसमें से मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ आती है। यूरिया का सूत्र पूछ लेगा, प्रथम कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में कौन सा बनाया गया ये पूछ लेगा, किसने बनाया ये पूछ लेगा, किससे बनाया ये पूछेगा, जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया ये पूछ लेगा। ये बहुत सारी बातें हमारे को दी गई थी, कही गई थी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आ जाओ बेटा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की। यहां से भी क्वेश्चन हमारे को काफी बनते हैं। चले देखें, ये लीजिए, सबसे पहले हम बात करें कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों को बेटा अगर हम लोग इसको वर्गीकृत करें तो सबसे पहले हम इनको दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक होता है संवृत और एक होता है विवृत। ठीक है, संवृत, विवृत। लेकिन इससे भी ज़्यादा शब्द कौन से हमारे उपयोगी हैं, यानी कौन से ज़्यादा फेमस है? पहले तो मैं लिख दूँ आपको, क्या लिखूँ? विवृत यौगिक। विवृत यौगिक, ये विवृत यौगिक ओपन चेन यौगिक होते हैं बेटा। विवृत यौगिक ओपन चेन यौगिक, इसको मैं थोड़ा उसमें भी लिखूँगा, जिससे कि आपको कई बार क्या होता है इंग्लिश से हिंदी शब्द समझना ज़्यादा आसान रहता है। इस विवृत यौगिकों को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द चलता है वो चलता है मार्केट में एलिफैटिक यौगिक। विवृत यौगिक, एलिफैटिक यौगिक। विवृत यानी ओपन चेन। ओपन चेन मतलब इनकी जो कार्बनिक श्रृंखलाएं होती हैं, ये जो कार्बनिक श्रृंखलाएं होती हैं, ये कार्बनिक श्रृंखलाओं के जो सिरे होते हैं, ये कार्बनिक श्रृंखलाओं के सिरे स्वतंत्र होते हैं, किसी से जुड़े हुए नहीं रहते। ये हो गई आपकी विवृत, यानी इनकी कार्बन चेन जो होती हैं ये खुली हुई रहती हैं। इसके बारे में और आगे बताऊं मैं आपको। ये जो विवृत यौगिक, एलिफैटिक यौगिक हैं, इनको फिर हम लोग फर्दर दो भागों में बांटते हैं। एक होता है संतृप्त यौगिक, एक होते हैं संतृप्त यौगिक, और एक होते हैं असंतृप्त यौगिक। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं बच्चों? संतृप्त यौगिक उसे कहते हैं कि कार्बन श्रृंखला में केवल एकल बंद कौन सा? कार्बन कार्बन एकल बंध हो, इसे हम बोलते हैं संतृप्त यौगिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें एल्केन। एल्केन आप समझते हो, एल्केन में मेरे बच्चों हमने उदाहरण आपके लिए किया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। मैं आपको बहुत कुछ इस ऑर्डरिंग में बताने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ एक दो सदस्य नहीं होते, इनके बारे में बहुत सारे यौगिकों की लिस्टें होती हैं। ठीक है, अब आइए असंतृप्त यौगिक। बेटा असंतृप्त यौगिक आप समझ गए होंगे कि कार्बन श्रृंखला में ठीक है क्या होता है, कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध या कार्बन त्रिबंध या दोनों उपस्थित हों, इन्हें बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। ये असंतृप्त यौगिक हैं। जैसे कि हम लोग बात करें एल्कीन,
बेटा ये एल्कीन, ये असंतृप्त यौगिक है। हम लोग बात करें बेटा एल्काइन, ये भी बेटा असंतृप्त यौगिक है। एल्कीन, मैं एक उदाहरण ले लूँ, ये लो सर, ये एल्कीन का उदाहरण। एल्काइन मेरे उधर अभी जगह नहीं है, इसलिए मैं अभी उसमें ज़्यादा उदाहरण और आपको नहीं दे रहा हूँ। ये आपका एल्काइन, और भी बहुत सारे इनके अलावा देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं इनके अलावा बताऊँ, मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा एल्काडाइईन, एल्काडाइईन, ये ले लो आप। एल्काडाइईन का मतलब समझ गए? एल्काडाइईन का मतलब ये होता है बेटा दो डबल बॉन्ड हो, ये भी असंतृप्त। अरे कहने का मतलब मेरे बच्चों समझ में आया होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कार्बन श्रृंखला में बच्चों अगर एक या एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध या दोनों ही अगर उपस्थित हों तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या उसे बोलते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ये हो गया असंतृप्त कार्बनिक यौगिक इसके बारे में। तो ये सारी बातें हमने विवृत यौगिकों की यानी कि एलिफैटिक यौगिकों की बातें की। अब मैं बात करूं संवृत यौगिक। समृत यौगिक, बेटा समृत यौगिक को हम लोग बोलते हैं कौन से? साइक्लिक चेन, इसको साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, साइक्लिक यौगिक। साइक्लिक यौगिक का मतलब क्या हुआ भैया? साइक्लिक यौगिक का हिंदी में बात करें तो चक्रीय यौगिक। इसी तरह से इसको एक और तरह से हम लोग बोल सकते हैं अचक्रीय यौगिक। ये कौन से हो गए? चक्रीय यौगिक। अब चक्रीय यौगिक का अर्थ क्या समझेंगे? चक्रीय यौगिकों का अर्थ जैसे कि मैं पहले भी समझा रहा था कि इसमें क्या होगा कि कार्बन श्रृंखला के कम से कम दो सिरे आपस में जुड़े हों, कार्बन श्रृंखला के कम से कम दो सिरे आपस में जुड़े हुए हों तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? चक्रीय यौगिक। आप कहें सर उदाहरण के तौर पर आप ये लीजिए, ये लो, मैं कहूँ भैया ये क्या? आपने कहा साहब चक्रीय यौगिक। ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया चक्रीय यौगिक में कौन सा? आप लोग बात कीजिए समृत यौगिक, हम बात करें साइक्लिक यौगिक, और भी अगर हम लोग बात, हाँ तो बेटा ये हो गया हमारा, ये हो गया समृत यौगिक, इसे बोलते हैं साइक्लिक यौगिक। आप देख सकते हो इसके सिरे आपस में जुड़े हुए। बेटा इसी चीज़ को है ना, देख हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, इसी चीज़ को देख हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। देखो इस वाले अमिताभ बच्चन को हम लोग, अगर मैं इसी को बनाऊंगा ना बेटा तो देख मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। ये बनाया, ठीक है, ये लो, ऐसे भी इसको बना सकते हैं यारो, ये भी बनेगा। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ को इसमें कर गया, इसको ऐसे बनाएंगे। देखो ये आगो साहब, इसको कैसे ऐसे कैसे बनाएंगे बेटे? जहाँ दो लाइनें आपस में मिलती है ना इस तरह से, ये कार्बन होता है, ये कार्बन है। देखो ये वाला कार्बन है और ये क्या है? ये कार्बन है इधर, ये कार्बन इधर है, ये वाला कार्बन इधर है और ये वाला कार्बन इधर है। तो ये हो गए हमारे चक्रीय यौगिक। खैर आपको मैं धीरे धीरे ये सब चीज़ें बतलाऊंगा, आप लोगों को इतना परेशान होने की आपको अभी ज़रूरत है नहीं। तो मेरे बेटा ये हो गए समृत यौगिक। और अब हम लोग क्या करेंगे? समृत यौगिकों को फिर और आगे फिर वर्गीकृत करेंगे, फिर आगे इनको और बांटेंगे, ठीक है, इनका वर्गीकरण फिर आगे करेंगे। चले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको समृत यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में बतला रहा हूँ, ठीक है। चलिए सर आइए अब हम लोग समृत यौगिकों के बारे में बातें कर रहे हैं। देखिए सर, देखो बालकों, समृत यौगिक, फिर इनको दो भागों में बांटा। एक को कहा कार्बोचक्रीय यानी कि समचक्रीय यौगिक थे, परेशान मत हो। एक को बोलेंगे कार्बोचक्रीय यानी कि क्या बोलेंगे उसको? समचक्रीय यौगिक। तो आइए हम बात करें विवृत यौगिक। और इस विवृत यौगिकों को हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं। एक कहलाएगा समचक्रीय यौगिक, इसे हम बोलेंगे समचक्रीय यौगिक। ये आ गए अमिताभ बच्चन जी, समचक्रीय यौगिक। और एक कहलाते हैं बच्चों विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है बेटा।
जो समचक्रीय यौगिक है ना, इन समचक्रीय यौगिकों को होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। आपको साहब ये इंग्लिश में आप क्यों बता रहे हो? मेरे बच्चों, कई बार क्या होता है कि इंग्लिश शब्दों को हिंदी में लिख दिया करते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि समचक्रीय यौगिकों को होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। आपको होमोसाइक्लिक कंपाउंड लिखने के बजाय वो महात्मा क्या लिख देगा आपके लिए लिख देगा कि ये क्या हो गया, होमोसाइक्लिक यौगिक। और इसको कहते हैं बेटो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम लोग कहते हैं। समझ में आ गया? समचक्रीय यौगिक, अब आप आ जाइए, अब आप इस बात को कहेंगे कि समचक्रीय यौगिक किसे कहते हैं, तो शब्दों को पकड़ो यारो। समचक्रीय यौगिकों का मतलब ये होगा कि वलय में केवल कार्बन होंगे। वलय में केवल अगर कार्बन है तो उसे हम बोलेंगे समचक्रीय यौगिक। वलय में केवल कार्बन उपस्थित हो, अगर वलय में केवल कार्बन उपस्थित हैं, अगर वलय में केवल कार्बन उपस्थित है तो बेटा उसको बोलेंगे समचक्रीय यौगिक। अरे यार, इसी वजह से इसको ये भी बोलते हैं कार्बोचक्रीय यौगिक। इसे बोलते हैं कार्बोचक्रीय यौगिक, इसे बोलते हैं कार्बोचक्रीय यौगिक। भैया यहाँ तक समझ में आई होगी बात? बड़ी ही आसान बात है, ठीक है। जैसे आपको साहब उदाहरण दीजिए, अरे लो रे मेरे भाइयों, उदाहरण पकड़ो तुम लोग यार। ये देख, ये इसका हो गया क्या, कार्बोचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक का उदाहरण। मेरे बेटा अमिताभ बच्चनों, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। और याद रखना, साइक्लिक कंपाउंडों को ऐसे लिखने के बजाय हम लोग ऐसे लिखते हैं। आप समझ में आ गया होगा ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि देख बेटा, ये कार्बन हो गए ना कार्बन। अब देख मेरे बच्चे, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा? इस तरह लिख देते हैं। ये क्या हो गए हमारे, ये क्या कहलाएंगे? समचक्रीय यौगिक। अरे यारो, तुम सही कह रहे हो। तुम में से कई बच्चे शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या गुरुजी बेंजीन भी समचक्रीय यौगिक है? बिल्कुल मेरे बेटा, बेंजीन भी समचक्रीय यौगिक है, क्योंकि बेटो इसके अंदर केवल क्या मौजूद रहता है? कार्बन मौजूद रहता है, ठीक है। देख, ये बेंजीन है। मैं इन दोनों में फ़र्क बताऊंगा, आज ही बताऊंगा मैं। ये बेंजीन है, और इसी को अगर हम लोग देखें तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। मैं सब बताऊंगा, भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से तुम सारी बातें सीख नहीं जाओगे, धीरे धीरे बातों को समझोगे। आप लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते चलो, बहुत आसान सी चीज़ें। यहाँ तो बात समझ में आ गई। विषम चक्रीय यौगिक को क्या कहेंगे सरकार? विषम चक्रीय यौगिक को कहेंगे वलय में कार्बन के अतिरिक्त कम से कम एक परमाणु अन्य हो। एक परमाणु क्या हो? अन्य हो, इसके अलावा हो। बेटा, यहाँ पर भांति भांति के नाम तुमसे पूछे जाते हैं, तरह तरह के नाम तुमसे पूछे जाते हैं, और उनमें से कुछ नाम जो हमारे बड़े फेमस हैं मैं एक एक करके लिख दूंगा। भाई, इससे बाहर नहीं जाएगा। देख, चल एक एक से बात पकड़ के बात करें। बेटा, इसे बोलते हैं फ्यूरेन। इस अमिताभ बच्चन को बोलते हैं फ्यूरेन। ये देख, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और ये कार्बन के अतिरिक्त है। अगर मैं इस वलय को बनाऊँ ना यार, तो मैं इस वलय को ऐसे बनाऊँगा। अभी आप इस टेंशन में मत आना कि भाई कब आप तो CH2 लिख देते हो, कब ये लिख देते हो। बेटा, सारी बातें सिखाऊंगा, अभी टेंशन मत करो, एक एक करके आने दो हर चीज़ों को। ये फ्यूरेन हो गया। मेरे बच्चों, अगर इसमें द्विबंध नहीं दोगे तो जानते हो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं THF। THF का पूरा नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। मेरे बेटा, अगर हम लोग ऐसे बनाएं तो इसे हम बोलते हैं थायोफीन। थायोफीन, ये थायोफीन हो गया बेटा। इसे हम बोलते हैं थायोफीन। बेटा, ये नाम तुम्हें रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और मैं बात करूं, देख मेरे बच्चों, इसी के जैसा है, NH समूह जोड़ दिया, इसे बोलते हैं पिरोल। इसे बोलते हैं यार पिरोल। ये पिरोल है, ठीक है। तो एक तो मैंने तुम्हें बताया फ्यूरेन, एक बताया थायोफीन, एक मैंने बताया THF, एक बताया पिरोल, और एक बेटा बहुत काम आता है हमारे, और उसको हम बोलते हैं पिरीडीन। पिरीडीन, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं? C5H5N। बेटा, इसे हम बोलते हैं पिरीडीन। ये हमारा पिरीडीन भी कहलाता है,
ठीक है। तो ये जो कंपाउंड हैं हमारे, इन कंपाउंडों को हम क्या बोलते हैं यार, इन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, वर्गीकरण को फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर चलाते हैं, और उसके बाद अब हम लोग किसको आगे बढ़ाएंगे, समचक्रीय यौगिकों को फिर आगे वर्गीकृत करेंगे आगे के 2 भागों में। चलिए फटाफट नोट करते चलिए, आप लोग कर लिया। आइए अब आ जाइए समचक्रीय यौगिकों के बारे में बातें करें। आ जाइए सरकार, समचक्रीय यौगिक। बेटे समचक्रीय यौगिक क्या बला है, अभी अभी तो बताया था, जिसकी वलय में केवल कार्बन उपस्थित हो। अब समचक्रीय यौगिक भी बेटा 2 तरह के हो गए, और समचक्रीय यौगिक हमारे 2 प्रकार के कौन से हो गए, देखिए चलिए देखते जाइए। समचक्रीय यौगिक, मेरी हिंदी पे मत जाना कि आप चक्रीय का क्री ये बड़ा बढ़ाना चाहिए, वो उस पर मत जाओ भैया, चलो बना ही देता हूँ यार जब आएगी दिमाग में। तो ये लो समचक्रीय यौगिक। बेटा समचक्रीय यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है, और 2 भागों में क्या बांटा गया है, एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक, एक को कहते हैं सर एलिसाइक्लिक यौगिक, और एक को हम लोग कहते हैं, बड़ा नाम सुना होगा तुमने, एक को कहते हैं एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक। बेटा एरोमेटिक यौगिक एरोमा शब्द से बना हुआ है, इसका मतलब एरोमा का मतलब होता है सुगंध, तो सुगंधित यौगिक होते हैं, इनमें क्या होता है, सुगंध पाई जाती है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सुगंधित यौगिक। ठीक है, और ये कौन है सरकार, ये है हमारे एलिसाइक्लिक यौगिक, इन्हें हम एलिसाइक्लिक यौगिकों के नाम से जानते हैं। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं आप लोगों के, उम्मीद है मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आइए अब हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें एलिसाइक्लिक यौगिक किसे कहते हैं। तो बेटा एलिसाइक्लिक यौगिक के बारे में मैं केवल इतना ही आपसे कहूँगा, वे यौगिक जो एरोमेटिक ना हों। हाँ वो ये क्या वाली बात हुई, यही बात हुई। तो अपन को ज़्यादा मेन फोकस किस पे करना है बताओ फिर ज़रा, एरोमेटिक यौगिकों की पहचान के लिए हमें फोकस करना है। तो अभी तो हम लोग यही कहें ना एलिसाइक्लिक यौगिकों के लिए, क्या कहें कि जो यौगिक ऐसे, मैं ऐसे बोलूँगा देख, ऐसे समचक्रीय यौगिक, ऐसे समचक्रीय यौगिक जो एरोमेटिकता, जो एरोमेटिकता मैटिकता व्यक्त नहीं करते, ऐसे समचक्रीय यौगिक जो एरोमेटिकता व्यक्त नहीं करते, उन्हें आप क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि अरे देख अभी अभी तो बनाया था, ये लो सरकार, हम लोग इसको ये करेंगे, अभी नाम पर मत जाना, सब नाम सिखा दूंगा, परेशान मत होना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एकदम से ये ऑर्गेनिक नहीं आएगी, टाइम लगाएगी। ठीक है, अगर आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओगे, डेली पढ़ते जाओगे, ऑर्गेनिक आपको परेशान नहीं करेगी। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भैया फिर तो नहीं पढ़ने का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ये सारे के सारे जो कंपाउंड मैंने आप लोगों के सामने समक्ष जो मैंने बनाकर आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, देख रहे हो, ये जो आड़े टेढ़े तिरछे मिर्छे ये जो सारे कंपाउंड है यारो, ये सारे के सारे कंपाउंड हमारे कौन से हो गए, ये कंपाउंड है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देख लेना भले, आपको पुराने क्वेश्चन पेपरों में मिल जाएंगे इनमें से क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गई। अब आओ एरोमेटिक यौगिक, क्योंकि हमें बातें करनी है, हमें जिस पर सबसे ज़्यादा जोर देना है वो है हमारे एरोमेटिक यौगिक। बच्चों एरोमेटिक यौगिक कौन होते हैं, जो एरोमेटिकता दर्शाते हैं। ठीक है, जो एरोमेटिकता दर्शाते हैं, मैटिकता दर्शाते हों, उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। अब आप कहोगे गुरुदेव एरोमेटिकता कौन कौन से तत्व दर्शाते हैं, उनकी पहचान क्या होगी, तो आजा पहचान नंबर 1। पहचान नंबर 1 क्या हो गई भैया, पहली बात समचक्रीय हो, समचक्रीय हो, विषम चक्रीय ना हो भाई। अरे समचक्रीय की तो ब्रांच है ये। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि साहब दूसरी कंडीशन बताइए ज़रा, एरोमेटिक यौगिकों की और सबसे बड़ी पहचान ये होती है यार कि ये समतलीय यौगिक होते हैं, समतलीय यौगिक होते हैं।
अब आपको गुरुदेव ये समतलीय, अरे भूल गए संकरण पढ़ाया था ना, जिन्होंने नहीं पढ़ाया पुराना वीडियो निकालो संकरण का वीडियो, और उसमें मैंने बता रखा है आपको कि भैया संकरण कैसे निकालते हैं। तो वे समतलीय यौगिक होते हैं, समतलीय यौगिक होते हैं मतलब मैं आपके लिए और थोड़ा सरल कर दूं उसको, अर्थात जिनमें कार्बन परमाणु sp2 या sp संकरित हों, sp2 या sp संकरित हों, ऐसे को बोलेंगे समतलीय यौगिक। घबराओ मत, मैं इसके उदाहरण भी दूंगा, ठीक है। पहले मैं शर्तें लिख दूं। तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है अनुनाद दर्शाते हो, अनुनाद दर्शाते हो। आप पूछो गुरुदेव ये अनुनाद क्या भला होती है, घबरा मत प्राणी, ये भी बताऊंगा, पहले लिख तो दूं शर्तें। और चौथी शर्त है हकल के नियम का पालन करते हो, हकल के नियम का पालन करते हो, ये है चौथी शर्त। बच्चों ये 4 शर्तें होती हैं एरोमेटिक यौगिकों के लिए, यानी एरोमेटिक यौगिक एरोमेटिकता दर्शाते हैं, ये 4 शर्तें होती हैं इसके लिए। एक एक का वर्णन करूंगा बेटा, एक एक का वर्णन करूंगा, उदाहरण भी आपको मैं दूंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे कि मुझे जगह मिल जाए, तो फिर मैं आपको एक एक को और समझाता हूं। कर लिया? चलिए सर अब आगे बढ़ जाइए सर। सबसे पहली बात आ गई समचक्रीय हो, ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि साहब समचक्रीय यौगिक हो, ये तो समझ में आ गया ना भैया। अच्छा अब दूसरी बात क्या कही भैया हमने, वे समतलीय यौगिक हो। मतलब देख अगर मैं इस चीज़ को तेरे को समझा रहा हूँ और मैंने तुम्हारे मैंने तेरे लिए अगर मैंने ये कहा ले मेरे बच्चे ये तेरे लिए एक उदाहरण दे दिया, ध्यान से देखना बेटा, मैंने ये तेरे लिए एक उदाहरण लेकर आया हूँ, ये एक उदाहरण लिया और एक मेरे बच्चों प्यारे प्यारे मुन्नों मैंने उदाहरण के तौर पर ये ले लिया, समझ रहे हो, ये मैंने एक उदाहरण आपके लिए रख लिए, ठीक है। या थोड़ा सा और अच्छा उदाहरण मैं ले लूँ, ये ले यार, ये मैंने उदाहरण ले लिया, मैंने एक उदाहरण आपके लिए यहाँ पर ये लिया है, थोड़ा सा इसको बदमाशी कर दूँ मैं इसके साथ, ये ले लिया ठीक है। एक मैंने उदाहरण एक मेरे प्यारे प्यारे झुंगरों मैंने एक उदाहरण ये ले लिया, देखा भांति भांति के लोग, ये मेरे क्या हो गए, अब आपको दिखाता चलता हूँ, ये कौन है हमारे, ये कौन है भैया, ये सारे के सारे हैं हमारे कौन से यौगिक भैया, समतलीय यौगिक। आपको गुरुदेव चेक करो क्या ये समतलीय यौगिक हैं, बेटा मैं चेक करके बता रहा हूँ समतलीय हैं या नहीं हैं, आप देखते जाइए मैं आपको बताता चलता हूँ। मेरे बच्चे इसमें क्या है, इसमें केवल एकल बंध है, द्विबंध नहीं है ना। देख संकरण आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो सिग्मा पाई संकरण, ये केवल कार्बनिक यौगिकों के लिए संकरण देखने के लिए बता रहा हूँ तेरे को, मैं ट्रिक दे रहा हूँ। देख 4 सिग्मा 0 पाई sp3, 3 सिग्मा 1 पाई sp2, 2 सिग्मा 2 पाई sp, ये मैं केवल कार्बनिक यौगिकों के लिए दे रहा हूँ दोस्त। कार्बनिक यौगिकों के लिए संकरण याद करना है, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में 3 प्रकार का संकरण पाया जाता है कार्बन पर, sp3, sp2 और sp। देख मेरे बच्चे इसमें एक भी पाई बंद नहीं है, तो एक भी पाई बंद नहीं है, तो ये कौन सा हो गया sp3, ये भी कौन सा है sp3, ये भी कौन सा है sp3। क्या ये समतलीय यौगिक है? नहीं, समतलीय यौगिक नहीं है, ये समतलीय यौगिक नहीं है। अरे कहने का तात्पर्य एरोमेटिक नहीं है। अब मैं पूछूं मेरे बच्चा इसको बता, देख एक पाई बंद आ गया sp2, एक पाई बंद आ गया sp2, एक पाई बंद आया sp2, एक और आ गया, थका दिया मेरे को sp2, एक और आया sp2, एक और आया sp2। क्या ये समतलीय है? हाँ ये समतलीय यौगिक है, ठीक है। आप फिर आइए एक बार चेक कीजिए, आपको परेशानी हो रही होगी, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना। देखो मेरे बच्चों ये sp2 क्योंकि एक पाई बंद आ गया,
यहाँ इसके पास एक पाईबंद आ गया sp2, यहाँ इसके पास एक पाईबंद आ गया sp2, बेटा यहाँ इसके पास एक पाईबंद आ गया sp2। मेरे बच्चा एक भी पाईबंद नहीं है, कौन हुआ? sp3। यहाँ कौन हुआ? ये भी हुआ sp3। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये समतलीय है? आप कहोगे गुरुदेव ये समतलीय नहीं है। अरे समतलीय नहीं तो एरोमेटिक भी नहीं। आगे बात बेटा कंपटीशन लाइन में बहुत पूछेगा, निम्न में से समतलीय यौगिक है, निम्न में से एरोमेटिक यौगिक है, ऐसे पूछेगा। आइए ये देखिए, ये sp2, ये भी sp2। अब आओ बेटा, धनावेशित कार्बन के लिए संकट निकालना सिखाया था ना, याद है ना तुमको, कि भैया कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन प्लस आ गया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। अरे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, 3 रह गई, 3 में से इसने 3 बंध बनाए। आप वो गुरुदेव कहाँ बनाए? एक ये रहा और एक इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है बेटा, तो इसने 3 बंध बना रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ये भी हुआ sp2। क्या ये समतलीय है? हाँ ये समतलीय यौगिक है, ये समतलीय यौगिक है। क्लियर? चलिए, क्या ये sp2? क्या ये sp2? ठीक है, ये sp बेटा ch2 है ये। क्या ये sp2 है? यस sp2 है। अब मैं पूछूं क्या ये समतलीय है? बिल्कुल साफ समतलीय है। यहाँ देखना sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, क्या समतलीय है? बिल्कुल समतलीय है। लेकिन एक बात बता दूं, क्या केवल समतलीय होना ही एरोमेटिकता की पहचान नहीं होती? केवल समतलीय ही एरोमेटिकता की पहचान नहीं होती। कहने का मतलब मैं नंबर डाल दूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर का एग्जाम्पल, ये 5 नंबर का और ये 6 नंबर का। बाद में मैं बताता रहूँगा कि कौन से नंबर का एग्जाम्पल एरोमेटिक है और कौन से नंबर का एग्जाम्पल हमारा एरोमेटिक नहीं है, ये मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़िए। अब आइए अनुनाद की बात कीजिए। ठीक है, अगर आपने इसको नोट कर लिया होगा तो मैं अब अनुनाद भी समझा देता हूँ। लो साहब, अनुनाद पर आ जाइए आप लोग। बेटा अनुनाद की कुछ शर्तें होती हैं, शर्तें, और अनुनाद की शर्तों में से पहली शर्त ये है, पहली शर्त अनुनाद की ये होती है कि एकांतर क्रम में पाईबंद हो, एकांतर क्रम में पाईबंद हो। आप ये भी कह सकते हो, या एकांतर क्रम में पाईबंद तो हो, और ये भी हो सकता है पाईबंद के निकटवर्ती कार्बन पर आवेश उपस्थित हो। आपको गुरुदेव ये बात समझ में नहीं आई? बेटा उदाहरण देकर मैं तेरे को बात समझाऊं। देख इसका उदाहरण देख, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बेंजीन। एकांतर क्रम में पाईबंद है, यहाँ द्विबंध है, यहाँ एकल बंध है, यहाँ द्विबंध है, यहाँ एकल बंध है, द्विबंध है, यह नाम दर्शाएगा। इसका उदाहरण तो तेरे को दूं बेटा, ये देख, इसका मैं एक उदाहरण अभी अभी तेरे सामने लिख रखा है मैंने, ये लो। या धनावेश वाला ले लेता हूं, चलिए धनावेश वाला। क्या लिखा? पाईबंद के निकटवर्ती कार्बन पर आवेश उपस्थित हो रहा है ना। इसका मतलब ये भी क्या करेगा यार, ये भी अनुनाद व्यक्त करेगा। यानी अनुनाद जो दर्शाएगा उसके लिए शर्त ये है एकांतर क्रम में पाईबंद होने चाहिए, या फिर पाईबंद के निकटवर्ती कार्बन पर क्या होना चाहिए, आवेश उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, ये ऑर्गेनिक के लिए बात है। कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके पास कार्बन नहीं होता, या और भी है, तो निकटवर्ती कार्बन के साथ साथ मैं ये लिख देता हूँ, या अन्य परमाणु पर आवेश उपस्थित हो। ठीक है, चलो अनुनाद देखते हैं, सीखते हैं अनुनाद में कहाँ अनुनाद इसमें हो रहा है और कहाँ अनुनाद नहीं हो रहा। पहली संरचना अनुनाद नहीं दर्शाएगी। ठीक है, मैं काले पेन से लिख रहा हूँ बेटा। पहली संरचना यानी फर्स्ट संरचना आपकी अनुनाद नहीं दर्शाएगी। क्यों? पाईबंद ही नहीं है। मैं आपसे कहूँ क्या दूसरी संरचना दर्शाएगी? यस, एकांतर क्रम में पाईबंद मौजूद है। मैं आपसे पूछूं क्या तीसरी संरचना अनुनाद दर्शाएगी? नहीं, एकांतर क्रम में पाईबंद मौजूद नहीं है। देखो यहाँ द्विबंध है, एकल बंध है, द्विबंध है, एकल बंध है, लेकिन यहाँ द्विबंध नहीं है। यानी
ये अनुनाद नहीं दर्शाएगा। आप देखिए चौथी संरचना क्या अनुनाद दर्शाएगी, अभी अभी बताया, देखो ये रही दर्शाएगी। मैं आपसे पूछूं बच्चों, क्या पांचवी संरचना अनुनाद दर्शाएगी? नहीं दर्शाएगी। यहाँ कोई एकांतर क्रम ही नहीं है, यहाँ तो द्विबंधी आ गया, एकांतर क्रम ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या छठी संरचना अनुनाद दर्शाएगी, आपको हाँ साहब दर्शाएगी, क्योंकि यहाँ एकांतर क्रम है। द्विबंध आ गया, एकल बंध आ गया, द्विबंध आ गया, एकल बंध आ गया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा साहब एरोमेटिकता के लिए आपने कहा कि कोई एक शर्त ही लागू हो गई। बेटा सारी बातें लागू होनी चाहिए, सारी बातें उनके लिए लागू होना चाहिए। अनुनाद होना चाहिए, आपके विषम तलीय यौगिक होने चाहिए। विषम तलीय यौगिकों के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, हक्कल के नियम का वो पालन करने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हक्कल के नियम वाला जो नियम है ये बेटा केवल बेंजीनाइड यौगिकों के लिए लागू होगा। ठीक है, केवल मैं लिख दूं आपके लिए बेंजीनॉइड यौगिकों के लिए, बेंजीनॉइड यौगिकों के लिए। ये बेंजीनॉइड यौगिक क्या होते हैं सब बताऊंगा आपको, परेशान क्यों होते हो। ठीक है, आप से पहले इसको नोट कीजिए और नोट करने के बाद मैं आपको बतला दूं कि साहब हक्कल के नियम का पालन कौन करते हैं, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको सिखा दूं इन 2-3 पॉइंटों के आधार पर एरोमेटिक यौगिक हमारे कौन से होंगे, तो पहले आप उसको जान लें। ठीक है, अब हमारा एरोमेटिक यौगिक कौन सा, मैं गोला खींच देता हूँ। देखो समतलीय यौगिक ही नहीं है तो एरोमेटिक नहीं है। हाँ, ये समतलीय यौगिक भी है और अनुनाद भी दर्शा रहा है, तो ये महाराज हमारा क्या होगा, एरोमेटिक यौगिक हो गया। ये एरोमेटिक यौगिक हो गया। ये बेटा हमारा समतलीय ही नहीं है, भगाओ इसको। ये हमारा एकांतर क्रम में पाईबंद है और बेटा अनुनाद भी दर्शा रहा है। कहने का मतलब ये भी कौन हो गया, ये एरोमेटिक यौगिक हो गया। यहाँ है ही नहीं साहब, क्यों, अनुनाद ही नहीं दर्शा रहा। और यहाँ पर हम लोग एक बात भूल गए क्या, समचक्रीय यौगिक होने चाहिए, या समचक्रीय यौगिक की शर्त लागू नहीं हो रही, इसलिए मेरे बच्चों ये भी आपका एरोमेटिक यौगिक नहीं है। तो इस पूरी भीड़ में एरोमेटिक यौगिक कितने हुए, एरोमेटिक यौगिक आपके ये 2 हुए। बात समझ में आ रही है। चलिए अब लास्ट हम लोग चलते हैं और लास्ट में हम आपको बताते हैं क्या कि हक्कल के नियम का पालन कौन करते हैं, और एरोमेटिक यौगिकों में जो हक्कल के नियम का पालन करे ना बेटा, उससे हम बोलते हैं बेंजीनॉइड यौगिक। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है जो हक्कल के नियम का पालन नहीं करेगा वो एरोमेटिक नहीं है। बेटा एरोमेटिक यौगिकों को भी 2 भागों में बांटा गया है, अभी बताता हूँ। चलिए नोट कर लिया। देखो भाई आगे देखना, आगे देखिएगा। एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक ये 2 प्रकार के हुए। एक हुआ बेंजीनॉइड यौगिक। बेंजीनॉइड यौगिक कौन, हक्कल के नियम का पालन करते हो। जो यौगिक हक्कल के नियम का पालन करते हो उसे ये बोलेंगे। हक्कल के नियम क्या होते हैं मैं सब सिखा दूंगा। इसको ऐसे भी बोलते हैं, ये ज़्यादा थोड़ा सही है, कि सभी बेंजीन व बेंजीन के यौगिक जो हैं वो आपके बेंजीनॉइड यौगिक होते हैं। थोड़े बताऊं, देख इसे बोलते हैं बेंजीन। मैं सारा लिख दूंगा, परेशान मत हो जाना। ये बेंजीन, यार इसको ऐसे भी बना देते हैं। क्यों बना देते हैं इसकी सारी कहानी बाद में बताई जाएगी। ये हमारे बेंजीन हो गए। ये कौन सा हुआ, इसे बोलते हैं नेफ्थेलीन। ये नेफ्थेलीन। ये कौन हुआ, इसे बोलते हैं एंथ्रासीन। ये एंथ्रासीन हो गए।
बेंजीन के कुछ व्युत्पन्न ये भी चलें। बेंजीन के व्युत्पन्नों में बेटा इसे बोलते हैं टोलुइन। अब देखो बच्चों, ये तो आपका टोलुइन हो गया, दिखाई नहीं दे रहा था आपको, है ना, ये हो गया टोलुइन। और बेटा ये जो टोलुइन है इसका बड़ा भाई जो है ना, इसका बड़ा भाई है जाइलिन। टोलुइन का बड़ा भाई जाइलिन, देख लिया ना यार, 2 मैथिल समूह जुड़ गए तो टोलुइन का बड़ा भाई जाइलिन। अब ज़रूरी नहीं है कि यही हो बेटा, इसके अलावा और भी है जो बेंजीन के व्युत्पन्न हैं। जैसे आप बात करेंगे क्लोरोबेंजीन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, इन सब के बारे में अपन सबको अकेले को एक एक करके ले लेंगे। ये हमारी क्या हो गई सर, इसे हम बोल देते हैं फिनॉल। बेटा इन सब के बारे में जानेंगे, अभी आप मत सोचिएगा कि नामकरण कहाँ से कैसे आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे आपके कौन से हैं, ये सभी के सभी यौगिक हैं आपके बेंजीनॉइड यौगिक। ये बेंजीनॉइड है, हक्कल के नियम का पालन करते हैं। और दूसरे यौगिक होंगे हमारे नॉन बेंजीनॉइड यौगिक, बेंजीनॉइड यौगिक। नेक्स्ट है नॉन बेंजीनॉइड यौगिक। बेटा नॉन बेंजीनॉइड यौगिक कौन होंगे, जो हक्कल के नियम का पालन ना करें। जो हक्कल के नियम का पालन ना करें उन्हें हम बोलेंगे नॉन बेंजीनॉइड यौगिक। वो नॉन बेंजीनॉइड यौगिक हो गए हमारे, ठीक है। जैसे भाई एरोमेटिक तो हो, वो सारे गुण होने चाहिए कि भैया हमारा समचक्रीय होना चाहिए, वो विषम तलीय होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, अनुनाद व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। वो सारे के सारे यौगिक एरोमेटिक हैं और उन सबको हम लोग कहाँ लेकर जाएंगे, नॉन बेंजीनॉइड यौगिक में लेके जाएंगे। जैसे मेरे पास एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, ये देखो, देख बेटा, इसके पास एकांतर क्रम में पाईबंद है ना बेटा, लेकिन ये हक्कल के नियम का पालन नहीं करेगा। मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा ये बात, ठीक है। ये हक्कल के नियम का पालन नहीं करेगा। ऐसे ही देख, हमने इस यौगिक के बारे में बात की कुछ, ये भी है, इसी का एक भाई और लिया था बेटा मैंने। ये सब ये नॉन बेंजीनॉइड यौगिक हैं, ये सब नॉन बेंजीनॉइड यौगिक हैं। एरोमेटिक तो हैं लेकिन नॉन बेंजीनॉइड हैं। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताऊंगा कि हक्कल का नियम क्या होता है, ठीक है। फटाफट लेता हूँ, ले लिया। आइए अब मैं आपको बताऊं हक्कल का नियम क्या है, इस पे आ जा, ठीक है। अब अपन बात करें हक्कल का नियम, इन सबको भी हटा देते हैं। आइए अब अपन बात कर रहे हैं हक्कल का नियम। यारो हक्कल का नियम क्या होता है कि चक्रीय यौगिकों में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिनके पास होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कि वो हक्कल के नियम का पालन करते हैं। जहां n क्या है, वलय की संख्या, यहाँ n वलय की संख्या हो गई। अब देखते हैं बेटा, मैं बेंजीन के लिए देखूं, आप मुझे बताइए यहाँ वलय कितनी, एक ही तो वलय, चक्र एक ही तो है। अब आओ बेटा, इस आधार पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, गिने, यहाँ रख दे वैल्यू बेटा, 1 + 2 टोटल हो गए 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब तू कहेगा गुरुदेव 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे, बेटा रासायनिक बंध पढ़ाया हुआ है, नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो देख ले, बता रखा है। रासायनिक बंध 2 बंधों से बनते हैं, तो इसमें कुल पाई बंध कितने, इसमें पाई बंध है बेटा 3, पाई बंध कितने, 3, तो पाई बंध इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है ना, एक बंध बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों से, तो पाईबंद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, यानी हमारी बेंजीन हक्कल के नियम का पालन करती है। और देख, मैं नेफ्थलीन के बारे में बताऊं, नेफ्थलीन के लिए n का मान 2 रख भाई, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 + 2 + 2
कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। इसको भी एक बार गिन लें, n का मान 3 रख भाई +2, यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन बताना, 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन। अब चेक कर ले, यहाँ पाई बंद कितने हैं बेटा, 1, ये तो 1 2 3 4 5, कितने पाई बंद 5, तो एक पाई बंद कितने इलेक्ट्रॉन बंद कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 से, तो 5 कितने से बनेगा बेटा, 10 से। ये भी हकल के नियम का पालन कर रहा है। यहाँ देख 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 पाई बंद है ना, बोल भाई हकल के नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है तो भैया ये भी हकल के नियम का पालन कर रहा है। इसकी बात करूं, आइए बेटा, इसके पास वलय कितनी, 1 4n 2+ पाई इलेक्ट्रॉन, आजा 4 + 1 + 2, बोल भाई कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भैया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास, चेक कर, 1 2 3 4, इसके पास तो हैं बेटा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये हकल के नियम का पालन नहीं करता। यारो इस तरह से हमने आपको क्या बतलाया, आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये बतलाया कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों की खोज कैसे हुई, कार्बनिक यौगिकों में प्रथम यौगिक जो यूरिया बना कैसे बना, इनका वर्गीकरण बताया। वीडियो पसंद आ रहा होगा, यूज़फुल लगता है, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो यार, कमेंट्स आप नहीं करते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, पढ़ते रहिए।